हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिनके आपने अच्छे कोटेशन तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आपने कुछ ऐसे अनकही कहानी उनकी नहीं सुनी होंगी जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं सर सैयद अहमद खान, जिनको शिक्षाविद के रूप में जाना जाता है। क्या वास्तव में हम उन्हें विभाजक के रूप में भी देख सकते हैं? क्या हमारे पास वो तथ्य हैं? क्या वो सपोर्टिव विचार हैं उनके खिलाफ, या जो उन्होंने कहा और जो उन्होंने किया कि हाँ, हम उन्हें विभाजक भी कह सकते हैं? तो आइए जानते हैं, और मैं आपको लेकर के चलता हूं स्क्रीन पर। देखिए, विचारधारा और ब्रिटिश वफादारी। सर सैयद अहमद खान जो थे वो अपनी कौम के लिए बहुत वफादार थे। उन्होंने हमेशा ये कहा कि हिंदू और मुसलमान, यानी कि उनके जो विचार थे, असली जो मूल था उनका था हिंदू और मुसलमान दोनों दो अलग संप्रदाय हैं, दो अलग कम्युनिटी हैं, और दोनों एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन ये जो कोट मैंने आपको बताया, ये बताया नहीं जाता। उनका एक कोट बहुत ज्यादा बताया जाता है, जो उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक दुल्हन की दो आंखें हैं जो उसको सुंदरता प्रदान करती हैं, जबकि एक अगर खराब हो जाए तो क्या दुल्हन सुंदर रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। लेकिन जो नहीं बताया जाता वो वह है जो मैंने आपको अभी प्रीवियस में बताया है। आइए जानते हैं क्या थे सर सैयद अहमद खान। अपनी कौम के लिए एक वफादार व्यक्ति थे, अंग्रेजों के चाटुकार थे तथाकथित लोग, और मैं आपको इसमें भी बताऊंगा। उन्होंने अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजों का जो हो सकता है वो किया। और उन्होंने ये भी घोषणा की, क्योंकि अंग्रेज और मुसलमान दोनों विचारधारा में एक दूसरे के ज्यादा समीप हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है, दोनों ज्यादा समीप हैं। और उन्होंने इसके लिए एक विचारधारा का जो सहारा लिया। उन्होंने कहा कि दोनों अहले किताब हैं, मतलब दोनों एक किताब को फॉलो करने वाले हैं। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में आप बाइबल देखते हैं, उसी तरीका से आप इस्लाम में कुरान देखते हैं। क्लियर? तो उन्होंने कहा कि हम दोनों अहले किताब हैं, हम विचारधारा में ज्यादा नजदीक है, दोनों बात सही है, क्योंकि दोनों ही अब्राहमिक रिलीजन है। बिल्कुल दोनों एक विचारधारा है और दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। आइए जानते हैं मौलाना सर सैयद अहमद खान के विषय में। 1857 के विद्रोह को गदर और स्वतंत्रता सेनानियों को हरामजादे कहा। आप इन्होंने जो कहा था 1800, क्योंकि वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, लेकिन जो सर सैयद अहमद खान थे, इन्होंने उस ही विद्रोह को क्या कहा? हरामजादे, यानी कि ये हराम है। जो विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ है वो हराम है। इसका मतलब सीधा है कि जो भी मुसलमान उसमें शामिल हुए होंगे वो नहीं होना चाहिए उन्हें। ठीक है? अब वैसे तो जब ये हुआ है वैसे 3-4 साल के रहे होंगे सावरकर, उसमें सावरकर जी का ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है? अपनी वफादारी के बदले में अंग्रेजों से सर और खान बहादुर की उपाधि प्राप्त की थी इन्होंने। यानी कि ये जो वफादारी करते थे तो उस वफादारी के एवज में कुछ तो लेते थे ना, अपनी सोसाइटी और अपने लिए, दोनों के लिए कुछ लेते होंगे। आइए बताते हैं आगे। अंग्रेजों के मुकाबले हम सारे हिंदुस्तानी जानवर या राक्षस हैं। ऐसा कमेंट उन्होंने तब किया था, एक बार वो ब्रिटेन गए थे, और वहां से आने के बाद में उन्होंने उस सोसाइटी को देखा, और देखने के बाद में उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के मुकाबले हम सारे हिंदुस्तानी जानवर हैं, हम जानवर या राक्षस हैं। समझ गए ना आप? इस तरीका से इतने वफादार थे। उनका मानना था कि अल्लाह ने ही अंग्रेजों को भारत पर हुकूमत करने के लिए भेजा है। उनका यह बिल्कुल मानना था कि जो अंग्रेज हैं वो सुपीरियर हैं। जो व्हाइट वर्डन थ्योरी हम पढ़ते हैं ना, वो यानी कि अंग्रेज जो हैं वो सुपीरियर हैं, और अल्लाह ने ही हमें, इसका मतलब यह है कि वो मुसलमानों को सीधा आदेश दे रहे थे कि आप इनका विरोध मत कीजिए। ये जो हिंदू जो है, जो अंग्रेजों का विरोध करते हैं, वो गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो अल्लाह के भेजे हुए हैं। अब जो अल्लाह ने भेजा है, मुसलमान उसका विरोध नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। क्लियर? आइए, द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी की शुरुआत की वकालत की थी। कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं जो कभी शांति से एक साथ नहीं रह सकते। ये उन्होंने कहा था कि दोनों बिल्कुल अलग हैं। और जो मौलाना मुनीर ने भी देखा ना, अपने पहलगाम से पहले उनका एक भाषण था, उसमें वो बोल रहे थे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, दोनों के रीति रिवाज अलग हैं, दोनों के खान पान, रहन सहन, विचार दोनों बिल्कुल अलग हैं। वो सुपीरियर कौम है, ऐसा वो दावा कर रहे थे। वो ब्रिटेन में एक उनका कुछ था, ठीक है, लेक्चर हो जाए। अब विरासत, एएमयू और पाकिस्तान आंदोलन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू की स्थापना, जो अभी भी अलीगढ़ में है, स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के लिए वफादार और नौकर तैयार करना था। उन्होंने कहा था कि भी देखो, आप कुछ नहीं करिए, आप एक अच्छे अंग्रेजों के सेवक बनिए, आपको फायदा उसमें है। बिल्कुल उन्होंने अपने समाज के लिए ये किया। और
स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, वफादार नौकर तैयार। एएमयू जो स्थापित हुई थी, मैं आगे इसमें बताऊंगा कि वो भी स्थापित होने में भी बड़ा एक हाथ था और किस तरीका से उन्होंने हिंदू सोसाइटी को बरगलाया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कॉलेज की स्थापना क्वीन विक्टोरिया के जन्मदिन पर, मतलब एक तरीका से उनको ट्रिब्यूट दिया था, है ना, विक्टोरिया के जन्मदिन पर जो है इसकी स्थापना की थी एएमयू की। एएमयू पाकिस्तान आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जिससे जिन्ना ने मुस्लिम भारत का शस्त्रागार कहा। जिन्ना ने, यानी कि ये केंद्र था, यानी कि किलेबंदी थी एक। और ये जो एएमयू है इसमें एक बड़े जॉन ओलिया नाम के एक शायर हुए हैं पाकिस्तानी, वैसे तो वो है तो इंडिया से, सारे इंडिया से थे, तो वो बाद में चले गए थे पाकिस्तान। और उन्होंने कहा था कि जो भारत का जो विभाजन है ना, पाकिस्तान जो बटा है, वो तो बस कुछ एएमयू के बच्चों की जो है एक शरारत थी, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। मैं आगे बताऊंगा आपको। इसमें पाकिस्तान बनाने के विचार को अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से जाना गया। महिलाओं की आधुनिक शिक्षा पर घोर विरोध। जो सर सैयद अहमद खान थे वो मानते थे कि देखो लड़कियों को जो है पढ़ाना वढ़ाना सही नहीं है, बस इतना हो जाए कि भाई खाना वाना बना लें, सिलाई बुनाई, बाकी अगर पढ़ लिख गई तो लव लेटर ही लिखेंगे, कुछ इस तरीका से वो मानते थे। ठीक है। शीर्षक, सर सैयद अहमद खान का एक शिक्षाविद का या एक सच्चे राष्ट्र द्विराष्ट्र सिद्धांत के स्रोत, यानी कि जो टू नेशन थ्योरी जो खामोखा जो सावरकर के ऊपर ला दी जाती, जबकि सावरकर तो उस टाइम में 3-4 वर्ष के थे। तो ये भी एक मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक विरासत एक महत्वपूर्ण विषय में, इसमें आपको बताऊंगा क्या किया है। सार्वजनिक स्मृति में सर सैयद एक गतिशील, भाई बताया तो जो आपको बताया, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि जो कम्युनिस्ट हैं वही एक डिस्टोरियन भारत के रहे हैं, और डिस्टोरियनों ने भारत में उन सभी लोगों की एक छवि चमकाई कि जो वास्तव में विलन थे, और समाज को वह बताया, हिंदू समाज को, कि भाई ये लोग तो ऐसे नहीं थे। अब समाज वही मानेगा, और फिर सरकार भी ऐसी रही, कांग्रेस की सरकार थी ना। हाँ, उन्होंने भारत में मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिनका उद्देश्य मुसलमानों को विज्ञान और अंग्रेजी में शिक्षित करना था। अक्सर एक राष्ट्रवादी और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक के रूप में उनको चित्रित किया जाता है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया है, ये सब जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगा, मैं आज आपको वो बताऊंगा जो आपको नहीं पता था अभी तक। देखिए उनका ये जो कमेंट है, ये जो एक कोट है वो बड़ा प्रसिद्ध है। भारत एक दुल्हन की तरह है जिसकी 2 खूबसूरत आंखें हैं, हिंदू और मुसलमान। सर सैयद अहमद खान का एक प्रसिद्ध कथन जो अक्सर एकता के प्रमाण के रूप में दिया जाता, लेकिन दूसरा नहीं दिया जाता। ठीक है। लेकिन उनकी विरासत को पाकिस्तान के संस्थापकों ने कैसे देखा है, यह एक अलग ही कहानी बताता है। मोहम्मद अली जिन्ना एएमयू को प्रसिद्ध रूप से मुस्लिम भारत का शस्त्रागार, आर्सेनल ऑफ द मुस्लिम इंडिया कहा था, और आज भी इस व्यक्ति की जो जिन्ना है ना, ये इसकी एक मूर्ति लगी हुई है एएमयू के अंदर, वो हटी नहीं है अभी भी, तो जरूर दिखाता है जिन्ना चला गया, लेकिन जिन्ना की जो विचारधारा, मैं कहता हूं कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति आएगा व्यक्ति जाएंगे, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, कितने आए कितने चले गए, विचारधारा सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं तो कहता हूं कि व्यक्ति कोई बुरा नहीं है। हमारे गांधी जी भी कहा करते थे, गांधी जी कहते थे कि बुराई से डरो बुरे से नहीं, पाप से डरो पापी से नहीं। मैं भी यही कहता हूं, पाप जो है ना वो गलत है, विचारधारा गलत है। अगर विचारधारा सही नहीं है तो भाई फिर आदमी तो सभी बढ़िया होते हैं, जितने भी इस दुनिया में लोग हैं सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन विचारधारा महत्वपूर्ण है, याद रखना इस बात को। लियाकत अली खान, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, एएमयू के छात्रों से कहा कि पाकिस्तान बनाने के लिए आप ही हमारे गोला बारूद हैं, समझिए आप। और वो विचारधारा आज भी जिंदा है, अलीगढ़ में आज भी जिंदा है, भारत में आज भी जिंदा है। यह कथन एक विश्वविद्यालय के बजाय एक राजनीतिक हथियार की तस्वीर पेश करता है। समझने के लिए कैसा क्यों, हमें सर सैयद अहमद खान अपने शब्दों में कार्य को देखना होगा। 1857 का विद्रोह, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हरामजादे, अंग्रेजों के लिए वफादारी। सर सैयद की भूमिका, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को गदर, विद्रोह और गद्दारी के शब्द के रूप में इन्होंने कहा था, और सावरकर ने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, जो मैंने आपको बताया। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हरामजादे शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्यों कहा गया, ताकि अंग्रेजों का अपीजमेंट हो सके। बिजनौर में उन्होंने विद्रोहियों से ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों की जान बचाई थी, अच्छा काम किया था, जिससे अंग्रेज बहुत खुश हुए थे और उनको बहुत सारे उपहार दिए थे। वफादारी का पुरस्कार उनको दिया गया था, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। उनको क्या पुरस्कार दिया गया, क्या ओहदा दिया गया, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, और नाइटहुड की उपाधि उनको दी गई थी। उन्होंने बिजनौर के कलेक्टर शेक्सपियर के सामने घुटने के बल बैठकर ब्रिटिश हुकूमत के प्रति जीवन भर वफादारी की शपथ ली थी। वैसे तो कहते हैं कि भाई अल्लाह के सिवाय हम कहीं नहीं झुकते, लेकिन यहां झुक जाते हैं अगर थोड़ा प्रॉफिट हो, है ना, कौम के लिए हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, होता है, होना भी चाहिए।
हमें सारे हिंदुस्तानी उनके मुकाबले जानवर है, ये सब उन्होंने कहा था जब वो एक बार ब्रिटेन गए थे, वहां देख करके आए थे और वहां से आने के बाद में उन्होंने बड़े गुणगान किए थे उनके। ठीक है, जब मैं अंग्रेजों को देखकर आया हूं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनके मुकाबले हम सारे हिंदुस्तानी जानवर या राक्षस हैं। यूरोप यात्रा का प्रभाव। यूरोप और विशेष रूप से लंदन की यात्रा के बाद सर सैयद अंग्रेजों से बहुत प्रभावित हुए। भारत लौटने पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध और विवादास्पद बयान दिया था। उनकी विचारधारा का मूल क्या था? यह बयान उन्होंने अंग्रेजों के प्रति केवल प्रशंसा नहीं बल्कि भारतीयों के प्रति गहरी अवमानना को दर्शाता है। यह उनकी उस धारणा को उजागर करता है ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए स्वाभाविक और श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा अंग्रेजों को अल्लाह ने हम पर हुकूमत करने के लिए भेजा है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, याद रखना इस बात को। ठीक है, अल्लाह ने भेजा है। दो राष्ट्र सिद्धांत की वास्तविक उत्पत्ति, आम धारणा के विपरीत। अक्सर यह कहा जाता है कि वीर सावरकर ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था, लेकिन जब सर सैयद इस सिद्धांत की वकालत कर रहे थे तो सावरकर की उम्र 3 से 4 वर्ष थी। समझिए आप सर सैयद का तर्क क्या है। उन्होंने कुरान का हवाला देते हुए तर्क दिया कि मुसलमान और इससे ईसाई अहले किताब है, पीपल ऑफ द बुक है और इसलिए स्वाभाविक सही होगी। ये बात बिल्कुल सही है, अहले किताब है, दोनों इब्राहिमिक रिलीजन से आते हैं, इसलिए बहुत समानता है, ये बात सही है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की कोई एक किताब नहीं है, इसलिए मुसलमानों को हिंदुओं से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं हो सकती, उनकी दोस्ती नेचुरल हो ही नहीं सकती। और ये नहीं बोल रहे सर सैयद अहमद खान ही नहीं बोले, वास्तविक आप देखो किसी ने क्या बोला है, किस किताब में क्या लिखा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं भी इसे महत्वपूर्ण नहीं मानता, मैं उसे मानता हूं जो जमीन पर हो रहा है, जो जमीन पर हो चुका है उसको मानते हैं। उसको तो आप भी डिनाई नहीं कर सकते, इस दुनिया में कोई व्यक्ति डिनाई नहीं कर सकता। अगर मैं इनको कहूं कि नहीं सर सैयद जो है वो गलत बोल रहे हैं तो मैं गलत हूं। क्यों? क्योंकि आप देखो अफगानिस्तान में, आप देखो पाकिस्तान में, आप देखो बांग्लादेश में, वहां पर हिंदू यानी कि नॉन मुस्लिम्स या नॉन बिलीवर्स, उनकी पॉपुलेशन या तो खत्म हो चुकी है या तो खत्म होने की बिल्कुल वेंटिलेटर पे है। क्यों? क्योंकि दोनों सोसाइटी एक साथ रह ही नहीं सकती। समझ गए ना, को एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इस बात को जो सर सैयद अहमद खान जो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हिंदुओं से कभी दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि अगर दोस्ती होती तो पाकिस्तान में पॉपुलेशन बढ़ती ही। समझ गए ना, पॉपुलेशन जब भारत आजाद हुआ तो लोग कहते हैं कि 15 से 20% की आबादी टोटल जो है वो पाकिस्तान में हिंदुओं की यानी कि नॉन मुस्लिम्स की थी। उसमें क्रिश्चियन भी थे, उसमें हमारे जो सिख भाई भी थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें दलित भी थे, सब थे है ना, हिंदू में ही ये सब कुछ है। तो ये सब लोग थे वहां। लेकिन आज आप देखोगे वहां कोई नहीं है, लगभग कोई नहीं है। और जो लोग पाकिस्तान से लौट करके आए हैं, सीए वगैरह जो सरकार ने बनाया है, वो कहते हैं कि भाई वहां पर तो मामला खत्म है। अब बांग्लादेश में भी आपने देखा था जब शेख हसीना का जो तख्ता पलट किया था तो सबसे पहले हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे और वहां पर ऐसी ऐसी वीडियोस आई थी कि आप देख नहीं सकते उन्हें। आप देखते होंगे कि 1971 में जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश बना था, उस टाइम पर बिलियन यानी कि मिलियंस में, करोड़ों की संख्या में जो लोगों का नरसंहार हुआ था, महिलाओं का जो रेप हुआ था, लेकिन उनमें भी बहुत कौन थे? हिंदू थे। समझिए इस बात को। तो आप ये देखते होंगे कि जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई गलत नहीं है, मैं इनके साथ हूं। उनका मानना था कि अगर अंग्रेज चले गए तो हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे को कुचलना होगा। समझ गए ना, अगर अंग्रेज चले गए तो हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे को यानी कि रहेगा एक ही, नहीं समझे। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क हैं, वहां पर आप ये सब बात सही होते देखेंगे। वहां दूसरा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अगर है तो आप कमेंट में लिखना कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, वहां तो ऐसा हो रहा है, वहां एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर आप कहोगे कि सर आप इंडोनेशिया देखिए, आप इस तरह का उदाहरण मत देना। मैं आपको उन इस्लामिक मुल्कों की बात कर रहा हूं, आप मेरे सामने लेकर कहेंगे वहां पर भी इस्लामिक ही ज्यादा है और वहां पर दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझिए इस बात को, ठीक है। तो ये बात भी उन्होंने सही कही थी। शीर्षक धमकी भरी विरासत, हिंदुओं के खून से गंगा लाल कर देंगे। एक बार उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान से पठानों को बुलाकर लाएंगे और हिंदुओं के खून से गंगा को लाल कर देंगे। 1887-88 के भाषण में, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अभिलेखागार में उपलब्ध है, ये उनका भाषण। विचारधारा निरंतरता, तुलना करें 15 मिनट के लिए, ये ओवैसी का जो भाई था है ना, उसने क्या बोला था कि 15 मिनट के लिए, और ऐसा नहीं उसने बोला था बल्कि जो इनके बड़े भाई हैं, सांसद हैं, ये भी अभी एक प्रचार शायद महाराष्ट्र में हो रहा था, तो वहां पर उन्होंने गाना बना दिया था 15 मिनट 15 मिनट। तो ऐसा नहीं है कि वो कह दिया या नहीं, ये आज भी जीवित है विचारधारा।
और ये विचारधारा की ही लड़ाई है जो आज भारत में आप देखते हैं ना, ये जो लव जिहाद या लैंड जिहाद या जिहाद जैसे जो वर्ड देखते हैं, ये वही देन है। कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ना तो किताबों में है ना तो जमीन पर है। ऐसा नहीं कि किताबों में कोई चीज लिखे वो जमीन पर नहीं होती, फिर विश्वास करने का मतलब ही नहीं बनता। फिर तो अगर वो जमीन पर होते हुए दिख रहा है तो फिर आपके पास विश्वास करने के सिवाय कुछ शेष नहीं बचता। शीर्षक, लोकतंत्र और समानता के विरुद्ध प्रतियोगी परीक्षाओं का विरोध। सर सैयद ने सिविल सेवाओं के लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का कड़ा विरोध किया। उन्होंने ऐसा बोला कि जो बंगाली लोग हैं भाई वो तो तेज होते हैं पढ़ने में, या हिंदू जो है वो भी पंडित जो होते हैं वो तेज होते हैं, तो वो तो नौकरी ले जाएंगे, इसलिए प्रतियोगिता परीक्षा जो है उसके इस आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कारण उन्होंने डर जताया कि बंगाली और हिंदू समाज जो है बेहतर अंग्रेजी आती है और इसलिए सरकारी नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे और मुसलमान पीछे रह जाएंगे। ठीक है भाई, उनकी अपनी जाति का मसला है, सही है। जाति और वर्ग पर विचार, वह लोकतंत्र के विचार के खिलाफ थे क्योंकि उनका मानना था कि उनकी जाति, ऊंची जाति और अच्छे खून के लोग किसी दर्जी या माली के बेटे के अधीन काम नहीं। देखो ये तो इस्लामिक विचारधारा है, वो मानते हैं कि वो सुपीरियर है, इसीलिए तो बांग्लादेश का विभाजन हो गया। बांग्लादेश का विभाजन क्यों हुआ था कि जो शेख हसीना के जो पिताजी थे वो चुनाव जीत करके आए थे और उनको प्रधानमंत्री बनाना था, लेकिन नहीं बनाया कि भाई एक बंगाली है, ये बंगाली हम पर राज करेगा क्या, है ना, इसीलिए बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। ठीक है, मुजीबुर रहमान उनके पिताजी थे। और ऊंची जाति, यही बात वो उनके अंदर है ये सारी चीज। उन्होंने राजपूतों को यह कहकर भड़काया कि क्या वे तलवार से शासन करने वाले लोगों को एक बंगाली कलेक्टर के अधीन काम करेंगे जिसे छुरी दिखाकर डराया, जैसे मतलब कह रहे थे कि भाई तुम तो तलवार वाले लोग हो, क्या तुम इनके नीचे शासन करोगे, आदि आदि। महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिगामी विचार थे उनके। सर सैयद के दृष्टिकोण क्या था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अलीगढ़ में उनके कॉलेज में केवल लड़के ही पढ़ेंगे, लड़कियों को प्रवेश नहीं। जबकि उनकी मृत्यु के भी शायद कई साल बाद उन्होंने अलग से जो लड़कियों के लिए अलग से इंस्टीट्यूशन बनाए थे अलीगढ़ में। आज भी शायद स्नातक के बाद ही शायद लड़कियों का प्रवेश है एएमयू में भी। देखते हैं अभी, लड़कियों को केवल खाना पकाना, सिलाई बुनाई और अचार पापड़ बनाने आने चाहिए। ये पाकिस्तान में भी आप देखते होंगे, ये सारी विचार वहां से भी आते हैं। आधुनिक शिक्षा, लड़कियां जो होती है वो इमोरल हो जाएंगी, अगर वो पढ़ेंगी लिखेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, दुष्चरित्र हो जाएंगी। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि लड़कियों को पढ़ाना सिखाना ताकि वे कुरान पढ़ सके, मतलब कह रहे कि इतना पढ़ाओ भाई वो कुरान पढ़ सके, अपनी मजहब की शिक्षा ले सके। ठीक है, वरना वो प्रेम पत्र लिखेंगी आदि आदि। उनकी मृत्यु के 10 साल बाद, यानी कि लगभग 10 साल बाद, शेख अब्दुल्ला, जिनको पापा मियाँ के नाम से जानते थे, अलीगढ़ में महिलाओं के लिए अलग से स्कूल कॉलेजों की उन्होंने स्थापना की थी। आज भी एएमयू में स्नातक स्तर तक सह शिक्षण नहीं है, यानी कि स्नातक तक भी, आज भी स्नातक के बाद में ही लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं, स्नातक तक भी सह एजुकेशन है नहीं, लड़की लड़के एक जगह नहीं है। एएमयू, ब्रिटिश राज के लिए वफादारी नौकरशाह बनाने की फैक्ट्री। स्थापना मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में एएमयू बन गया। 24 मई 1875 को इसकी स्थापना हुई। यह तारीख संयोग नहीं थी, यह महारानी विक्टोरिया का जन्म था। वे वफादारी के एक स्पष्ट प्रदर्शन था। वास्तविक उद्देश्य, लक्षण वही मैंने बताया कि बाबू बनाने थे, है ना, ऐसे नहीं कोई वैज्ञानिक बनाने थे। जो अलीगढ़ एएमयू जो स्थापित हुआ था, अंग्रेजों के लिए अच्छे नौकर बनाने के लिए शिक्षित करने वाले फैक्ट्री थी। यह अंग्रेजों के प्रति उनके जुनून से प्रेरित था। उनकी अपनी हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से उपजा था, क्योंकि वे खुद अंग्रेजों को अंग्रेजी नहीं जानते, यानी कि वो भी थोड़ा अंग्रेजी कम जानते थे। एक विचारधारा का डोमेनो प्रभाव, सर सैयद से पाकिस्तान तक। यह एक सीधी वैचारिक रेखा है जो भारत के विभाजन की ओर ले जाती है। 2 राष्ट्र सिद्धांत की नींव रखी। मुसलमानों में कांग्रेस विरोधी और ब्रिटिश समर्थक भारी भावनाएं भर दी। एएमयू, वो पीछे मैंने बताया है ना, इस विचारधारा को केंद्र बनाया गया जिसमें पीढ़ी का अलगाव, यानी कि जो एएमयू है उसमें आज भी आप देखोगे तो एक अलगाववादी जो विचारधारा है वो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगी भारत तक, है ना। सर सैयद के विचारों, अभी जब वहां पे हुआ था ना ये फिलिस्तीन वगैरह और ये जो इजराइल का जो हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने अलग ही वो निकल गए थे, तेरा मेरा रिश्ता क्या टाइप का है। सर सैयद के विचारों को दार्शनिक और काव्यात्मक रूप दिया। इस वैचारिक आधार को एक राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया गया और पाकिस्तान की मांग की। और निष्कर्ष, पाकिस्तान की नींव अकादमिक और बौद्धिक रूप से अलीगढ़ में रखी गई थी। अलीगढ़ आंदोलन, पाकिस्तान तो अलग, अलीगढ़ के लॉन्डो की शरारत थी, जो मैंने बताया था ना कि वो जो जॉन इलिया नाम के एक शायर हुए हैं पाकिस्तान के, तो उन्होंने ऐसा बोला था। पाकिस्तान के निर्माण में सीधी भूमिका, एएमयू के छात्र शिक्षक पाकिस्तान आंदोलन के मुख्य समर्थक थे। इस आंदोलन को अलीगढ़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जिन्ना का एएमयू में नायक के रूप में स्वागत आज भी है। अभी उनका ये देखो विरासत में जो आज भी जीवित है, एएमयू में संघ हॉल में, जो छात्र संघ हॉल है, मोहम्मद अली जिन्ना को तस्वीर हटाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि भाई जब जिन्ना की जो विचारधारा जीवित है तो फिर तस्वीर तो लगेगी भाई। ठीक।
ठीक है। पाकिस्तान तो अलीगढ़ के लौंडों की शरारत थी। जॉन इलिया एक पाकिस्तान के शायर हुए, उन्होंने ऐसा बोला है, दो चेहरे हिंदू दानदाताओं के लिए और एकता मुसलमानों के लिए। यानी कि जो सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने एएमयू बनाया तो उसके लिए उन्होंने जो अलग ही ट्रिक अपनाई। ठीक है, आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई हम वहां नहीं झुकते, लेकिन झुकते हैं फिर भी। तो उनके दो चेहरे थे, एक था हिंदू राजाओं, जब वो हिंदू राजाओं के पास जाते थे और उनसे उन्हें जब लेना होना था तब वो कैसे बात करते थे, वह भारत को एक दुल्हन की आंखें बताते थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। एकता की बातें सुनकर हिंदू राजा, अलीगढ़ के जैसे जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने जो है उदारता में आकर के 3 एकड़ जो जमीन थी वो उनको दान कर दी थी स्कूल एएमयू के लिए। मुसलमानों के बीच में जब वो जाते थे तो वो कहते थे कि हिंदू जो है जीनोसाइड की बात करते थे, कटवा देंगे, फेंकवा देंगे, जैसे मैंने बताया कि भैया अफगानिस्तान से बुला लेंगे उनको और गंगा को लाल कर देंगे, इस टाइप की बात करते थे जब वो अपने के बीच होते थे। ये दर्शाता है कि उनका अंतिम लक्ष्य एकता नहीं बल्कि एक विशिष्ट सांप्रदायिकता को एजेंडा देना था। एएमयू की आधुनिक विरासत अल्पसंख्यक दर्जे के तहत बहिष्कार, और इसका तो कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है कि वास्तव में इसको अल्पसंख्यक, क्योंकि सारा जब सरकार इसको फंड कर रही है तो फिर अल्पसंख्यक दर्जा का कोई मतलब बनता नहीं है। देखो सरकार कब अपना हल्फनामा इसमें पेश करेगी सुप्रीम कोर्ट में, जल्दी इसका निर्णय, हम तो यही उम्मीद करते हैं। सरकारी धन निजी नियंत्रण, एएमयू के वेतन, अनुदान और अन्य सभी फंड भारत सरकार से मिलते हैं, फिर भी इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त है, जो इससे कई सरकारी नियमों को छूट देता है। और वही बात आ जाती है कि भाई वैसे तो कहेंगे कि भाई अल्पसंख्यकों के लिए ये हो वो हो, भीम मीम जैसे जो नारे हैं, वैसे तो ये सब ख्याली पुलाव है। जो इनमें विश्वास रखते हैं वो पाकिस्तान की हालत देख लें, क्योंकि जोगेंद्रनाथ मंडल के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, किस तरीका से करोड़ों जो लोग थे, खासकर जो दलित थे, ये जो दलितों की बात करते हैं ना, आज जो भारत में बैठे हुए जो लोग हैं, नेता बने घूमते हैं, जोगेंद्रनाथ मंडल एक दलित ही थे और उस टाइम पर बाबा साहेब के बराबर के लीडर थे वो, या मैं कहूं कि उस टाइम में बाबा साहेब से भी ज्यादा रसूखदार लोग थे वो, जो जोगेंद्रनाथ थे। वो जिन्ना की उस छवि में आकर के पाकिस्तान चले गए थे, करोड़ों लोगों को लेकर के गए थे अपने साथ। वो तो बाद में भाग आए थे, लेकिन करोड़ों लोगों को मरने के लिए वहां पर छोड़ आए थे। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, देखेंगे उसे भी। कोई आरक्षण नहीं, ओबीसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति एसटी एससी के लिए लागू नहीं होता, यहाँ पे कोई आरक्षण नहीं। अशराफ जो मुस्लिम है उनका वर्चस्व ज्यादा है। आलोचकों जैसे कि फैज अहमद फयाजी ने एक तर्क दिया था कि एएमयू के रूप में जो एएमयू वहां पे 5 से 7% जो अशराफ मुसलमान है उनका कब्जा है। 90% से जो पसमंदा मुसलमान है, जो पिछड़े मुसलमान है, उनके लिए वहां पर जो प्रवेश है वो होते ही नहीं है, समझ गए। और कानूनी चुनौती, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2 बार कहा कि भाई अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस केस को बार बार ले गए हैं और सर्वोच्च न्यायालय में जल्दी ही मुझे लगता है कि इसका निर्णय आना चाहिए और कि इसका जो अल्पसंख्यक दर्जा है वो गैरकानूनी है। अब राजनीतिक बंधनों से बाहर निकलें और एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलना ही चाहिए, और जब सरकार से अनुदान लेते हैं तो इनका जो अल्पसंख्यक दर्जा है उसे खत्म करना चाहिए। और ये जो भीम मीम वाले नारे हैं ये यहाँ पर चिरतार्थ होते हुए नजर नहीं आते, और जो इसमें विश्वास करते हैं वो जागृत हो जाइए और थोड़ा सा पाकिस्तान, बांग्लादेश इसको पढ़िए और अपने इतिहास से सीखिए, और नहीं तो जो अपने इतिहास से नहीं सीखते वो लोग इतिहास हो जाते हैं। शीर्षक, अंतिम फैसला, विभाजन की एक सोची समझी विरासत। सर सैयद अहमद खान एक प्रगतिशील राष्ट्रवादी नहीं थे, बल्कि वे ब्रिटिश वफादार थे जिन्होंने भारत में अलगाववादी राजनीति की नींव रखी थी। उनकी विचारधारा जो हीन भावना और अंग्रेजों को खुश करने के लिए रणनीति से जन्मी थी, सीधे तौर पर 2 राष्ट्र सिद्धांत अंततः भारत के विभाजन का कारण बनी। एएमयू एक ऐसा साधन के रूप में बनाया गया जो एक विचारधारा के संस्थागत के रूप में, जिसकी विरासत आज भी विवादों और सामाजिक दरारों के रूप में जीवित है। सर सैयद अहमद खान का अपना दृष्टिकोण क्या था? मुसलमान तुम्हारे दाहिने हाथ में कुरान, वो क्या कहते थे? मुसलमानों से कहते थे कि तुम्हारे दाहिने हाथ में कुरान, बाएं हाथ में साइंस, और तुम्हारे सिर के ऊपर कलमा होना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। समझ गए? तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराया है जिनको हमारे डिस्टोरियंस, जो कि ऐसी, मैं बहुत सारी और शख्सियत लेकर के आऊंगा इसमें भी, अलग तरीका जो उनके उजले पक्ष है या जो उनकी असलियत नहीं है उसको इतिहास बताया गया, और जो उनकी असलियत है उसको दफना दिया गया कब्र में उन्हीं के साथ। ऐसा इतिहास, ऐसे डिस्टोरियन को हम एक्सपोज करते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करें और हमारा सहयोग करें। फ्रेंड्स, आपने वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप किसी चीज़ से सहमत नहीं हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आप इस पर और वीडियो चाहते हैं तो मैं और वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर किसी और टॉपिक पर चाहते हैं तो वो भी आप लिखिए। फ्रेंड्स, आपने वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।